ये पॉलिसी कैंसिल करना है, ये पूरा टोटली मिस सेलिंग हुआ है, मुझे नहीं चाहिए था पॉलिसी, फिर भी आप लोगों ने दिया। मैं लोन तो अप्लाई किया था 60 लाख के लिए, कवर्ड हो रहा था ओनली 42 लाख। बेसिकली उनका इंटेंशन ये इंश्योरेंस का था ही नहीं, उनको पॉलिसी बेचना था मुझे। तो एक्चुअली वो यूलिप इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बोल सकते, वो तो बेसिकली कमीशन प्लान जैसे कि, और वो इंटरनली बांटा जाता है कमीशन, एजेंट भी लेता है और कंपनी अपने अपने अलग अलग चार्जेस लेके जो भी कमीशन है या जो भी चार्जेस है वो इंटरनल कंपनी के ही रहते हैं, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अल्टीमेटली सफ़र होता है उसमें इन्वेस्टर। Satish Vajay had always dreamt of owning his own home. When the time came to apply for a home loan, he was eager to turn that dream into a reality. But for disbursement, the bank added an unexpected condition. He had to buy insurance, a unit-linked insurance plan. मेरा नाम सतीश गोपाल वाजे है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और एज मेरा 49 ईयर्स है। ये रिसेंटली मैंने अगस्त 24 में एक प्रॉपर्टी बुक की। बिल्डर से डिमांड रेज हुआ कि आपको जो नेक्स्ट पेमेंट है वो देना है, तो मैंने फिर बैंक को अप्रोच किया। तो अप्रोच करने के बाद वो जो बाकी के डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है वो सभी मैंने, इनकम प्रूफ वगैरह सभी वो दे दिया मैंने। सडनली एक इंश्योरेंस कंपनी से उनसे सडनली फ़ोन आ गया कि आपका लोन तो अप्रूव है, मगर डिसबर्समेंट के टाइम पे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लगेगी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लगी और इवन आपका बैंक अकाउंट भी वही बैंक में होना चाहिए। अप्रूवल लेटर आया था तो उसमें तो ये टर्म कंडीशन थी ही नहीं। उनका कहना था कि नहीं, ये अभी नया रूल आ गया और बैंक का ही रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिस सेलिंग का पॉइंट है बैंक आरएम्स के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप बैंक में जाते हो एक लोन लेने के लिए, आपकी पॉलिसी आपके लोन के डिस्बर्समेंट के पहले 2 या 3 दिन पहले आपको कॉल आएगी कि आपको ये इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, तब जाकर ये डिस्बर्समेंट होगा। आप अगर कहोगे कि मुझे नहीं लेना या मेरे पास पैसे नहीं है इसकी प्रीमियम देने के लिए, तो वो लोग क्या करते, वो लोग कहते कि इसमें जितना भी पैसा लगेगा उतना आपके लोन में ऐड कर देते हैं, तो आपका ईएमआई थोड़े से बढ़ जाएगा। अब ये इज़ एज हाई एज 4% ऑफ द लोन डिस्बर्समेंट, विच इज़ ह्यूज, राइट। और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसा आरबीआई का कोई नॉर्म नहीं है कि आपको इंश्योरेंस कंपलसरी खरीदना पड़ेगा जब आप लोन ले रहे हो, पर क्योंकि आरएम को पता है कि आपकी ज़रूरत है लोन, और शायद आप थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर भी कर लोगे कुछ चीज़ें क्योंकि आपको लोन चाहिए, और उनके टारगेट्स में इंश्योरेंस को सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है, इसीलिए इंश्योरेंस को ज़बरदस्ती आपके बैंक लोन्स के साथ बेचा जाता है। तो मैंने बोला ऑलरेडी, मैं एक्चुअली इंश्योरेंस की तो बात नहीं करते हम लोग, बैंक अकाउंट चाहिए तो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट तो कुछ ऐसा ये है नहीं, तो बैंक अकाउंट के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। मैंने उनको बोला तो आप बोलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो दैट आई विल सबमिट करके। तो ठीक है बोले, हम लोग आके आपसे मिलते हैं। आई थिंक 16 दिसंबर डिसाइड हुआ कि वो आ जाएंगे हमारे घर पे, और फिर हम लोग विल ओपन दैट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के साथ उनके इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट भी साथ में आ गया। तो डिस्कशन जब स्टार्ट हुआ तो ओके, शुरू में हमने बैंक अकाउंट के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट था विद इन हाफ एन आवर वो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। बाद में फिर उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की। तो मैं ऑलरेडी सफिशिएंट इंश्योर्ड हूँ, क्योंकि मेरा खुद का ही पॉलिसी 2.75 करोड़ में बोला कि ऑलरेडी है, और मुझे लोन चाहिए 60 लाख का। तो ऑलरेडी मेरे पास पुरानी पॉलिसी है, वो भी अभी नई 15 ईयर्स ओल्ड पॉलिसीज है। चाहिए तो कोलेटरल अगर रखना है तो वो रख सकते हो वगैरह। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आपकी पॉलिसीज़ है पुरानी पॉलिसीज़ है, और अभी बैंक का जो रूल्स जो है, एक तो आपको नया पॉलिसी लेना पड़ेगा, और अदरवाइज़ आपका ये लोन डिसबर्स नहीं होगा। मुझे जो डिमांड आया था वो 11 दिसंबर को आया था पेमेंट के लिए। विद इन 15 डेज मुझे पेमेंट करना था उसको। मेरे पास तो वैसे तो सफिशिएंट टाइम भी नहीं था कि मैं दूसरे किसी बैंक को अप्रोच करके फिर ये अप्रूवल ले लूँ और फिर ये बिल्डर को पेमेंट करूँ। मैं लोन देने गया, मैंने किसी को होम लोन दिया, उसके साथ एक अटैच आता है इंश्योरेंस आता है, चाहे वो बैंक से भी ले सकता है, वो बाहर से भी ले सकता है। अब आरबीआई ऐसा कुछ नहीं करता कि वो इंश्योरेंस उसको बैंक से ही लेनी है, बट बैंक वाले को टारगेट होता है जिसको इंश्योरेंस देना ही देना है, और इंश्योरेंस के बेसिस पे ही क्लाइंट को अच्छा रेट मिलता है। सपोज कीजिए एचएल का रेट चला 9% का,
विद अटैच ऑफ इंश्योरेंस मैं उसको रेट को पोनिनो कर सकता हूँ। मेरा बैंक का इंश्योरेंस 3-4 लाख रुपए का आ जाएगा, बाहर से वो इंश्योरेंस 50,000 का होगा। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी जब मैं इंश्योरेंस के साथ बेचूँ, क्योंकि मेरे को इंसेंटिव भी अच्छा मिलेगा, मेरा परसेप्शन भी अच्छा क्रिएट होगा और वो मेरी परफॉर्मेंस अच्छा काउंट होगा, तो मेरा प्रमोशन भी हो सकता है। जैसा आप बोल रहे हैं कि ये विदाउट इंश्योरेंस अगर ये डिसबर्स नहीं होगा तो फिर कितना प्रीमियम बैठेगा। तो फिर उन्होंने कैलकुलेट किया और फिर बताया कि अगर आपको पूरा हाउसिंग लोन आपका अगर इंश्योर करना है 60 लाख, तो आपको प्रीमियम बैठेगा 3.25 लाख। मैं अगर ये घर ले रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट इंटेंशन रहेगा कि उसको EMI कैसा मैं अरेंज करूँ, मैनेज करूँ, क्योंकि 70,000 पर मंथ ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और उसके ऊपर आप अगर बोलते कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तो आप मेरा EMI ऑलमोस्ट 40% से बढ़ा रहे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग आपका जो लोन हाउसिंग लोन जो है तो 60 लाख के बदले अप टू हम लोग 70% कवर करते हैं। तो फिर मैं बोला कि ओके, इसके ऊपर प्रीमियम कितना आ रहा है। इट वॉज कमिंग अराउंड 2.25 लाख पर ईयर। मैंने उनको वही बोला कि ये फिर भी ये ज़्यादा ही है, क्योंकि इतना तो प्रीमियम यानी EMI मुझे भरना है या प्रीमियम आपका प्रीमियम पे करना है। जो मेरा लोन अमाउंट है वो तो कवर नहीं हो रहा है। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, आप अराउंड आपको 70% लेना है, अदरवाइज़ फिर आप जब डिसबर्समेंट के लिए ऑन द टेबल आप बैंक में जाएंगे तो फिर आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि मैं ऑलरेडी अगर सफिशिएंट इंश्योर्ड हूँ, मेरे पास टर्म इंश्योरेंस ही है, और आप जो मुझे अभी बेच रहे हैं वो मुझे बोल रहे हैं आप यूलिप पॉलिसी ले लो, हाउसिंग लोन भी कवर हो जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी कवर हो, आपका ग्रोथ होगा वैल्यू का। मेरा कहना वही था कि यूलिप के ऊपर तो एक्चुअली आपके इतने चार्जेस इतने रहते हैं, तो एक्चुअली वो यूलिप इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बोल सकते, वो तो बेसिकली कमीशन प्लान जैसे कि, और वो इंटरनली बांटा जाता है कमीशन, एजेंट भी लेता है और वो कंपनी अपने अपने अलग अलग चार्जेस लेके जो भी कमीशन है या जो भी चार्जेस है वो इंटरनल कंपनी के ही रहते हैं, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अल्टीमेटली सफ़र होता है उसमें इन्वेस्टर। यूलिप में अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि आपने मान लीजिए पहले साल का प्रीमियम पे कर लिया, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस कटते हैं। तो एक प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कटेगा, मोर्टेलिटी कॉस्ट कटेगा, एडमिन कॉस्ट कटेगा, और उसके बाद ये पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। इन्वेस्ट होने के बाद जो रिटर्न जनरेट होगा उस पर भी AMC कॉस्ट कटेगा, राइट। ये पहले साल की स्टोरी है। अब मान लीजिए आप दूसरे साल या तीसरे साल पैसा नहीं डालते, फिर भी कॉस्ट कटना तो कंटिन्यू रहेगा, राइट। अब 5वें साल के एंड पे इन सब कॉस्ट को काटने के बाद और एक कॉस्ट कटेगा जिसको आप कहते हो डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस। उसके बाद बचा हुआ पैसा आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया उस 5 सालों में, तो आपको हार्डली कुछ वापस मिलेगा 5वें साल के एंड पे। Unit linked insurance plans or ULIPs have been around for a long time and they have been missold for a very long time. They are a combination of insurance and investment. The two should not be mixed, but unfortunately this product mixes them and mixes them really inefficiently, because it neither gives you the investment returns that you should be getting from a good investment product, nor is it giving you enough life insurance cover which you would get from a term insurance, for example. यूलिप के अलावा मैंने एक दूसरा ऑप्शन उनको पूछा कि इसके अलावा दूसरा कुछ ऑप्शन है क्या, तो फिर उन्होंने बोला कि एक होम कवर्ड करके ऑप्शन है, कुछ तो प्रीमियम 11,000 पर मंथ आ रहा था, और उन्होंने बोला कि ये जो अमाउंट है वो हम लोग आपको लोन करके देंगे एट वन टाइम, फिर हर मंथ आपको वो EMI में ऐड करके आएगा। 16,000 मेरा हाउसिंग लोन का EMI और ये 11,000 पर मंथ मेरा पॉलिसी का EMI। ये भी ऑप्शन काफ़ी कॉस्टली जाना रहता है, तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए, हम लोग अभी दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए फिर मैंने यूलिप का पेपर साइन किया। Satish Wajay came across a financial advisory firm and recounted how his bank had pressured him to purchase a ULIP to secure his home loan. But the advisory firm clarified that there is no regulation that requires borrowers to buy insurance with a loan. What the bank called a guideline was a sales tactic. उन्होंने पॉलिसी देखी और सडनली उन्होंने नोट किया कि ये पॉलिसी अभी अभी आई है आपको 26 दिसंबर को, और ये फिर टर्म एंड कंडीशन उन्होंने देखने के बाद इमीडिएटली बोला कि ये अभी भी फ्री लुक पीरियड में है, तो ये फ्री लुक पीरियड में हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि सर आप उसको फ्री लुक भी कर सकते हो 15 दिन के अंदर, जो हमारे इंश्योरेंस में जनरली क्लॉज होता है, या फिर 15 डेज अगर पसंद नहीं आ रही तो 15 दिन का फ्री लुक कर लीजिए। तो बस आपको अल्टीमेटली जॉब को जस्टिफाई करना है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है और हर बैंकर के साथ होती है। बैंक रिलेशनशिप मैनेजर ये सारी बातें कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही 15 दिन बाद आते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई रहती हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस में, जो 40 पेज के डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉन्ट साइज़ 4 में लिखी हुई रहती है। आदमी को ग्लासेस चाहिए पढ़ने के लिए,
कई कई केसेस में मैंने ये देखे हैं कि आपका फ्री लुक इन पीरियड 15 दिन या 1 महीना है, उसके बाद कोरियर से आपको डॉक्यूमेंट आया है। अब वो कोइंसिडेंटल है या डेलिबरेट है वो भी हम नहीं कह सकते हैं। फिर आप जाओगे तो बोलोगे सर आपका तो लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने एडवाइस किया कि आप इमीडिएटली इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिलेशन के लिए आप फर्स्ट ईमेल भेज दो। नेक्स्ट डे मैंने वो ईमेल उनको भेज दिया, उनके ऑफिस गया तो फिर उन्होंने एक फॉर्म दिया कि एक कैंसिलेशन फॉर्म है, इसके ऊपर आप साइन करो, और दूसरा ये पॉलिसी जो इशू हुआ है हाउसिंग लोन बैंक से कंसेंट लाना पड़ेगा और यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा। मैं और वाइफ बैंक के पास चले गए वो फॉर्म लेके। 10-15 मिनट जाने के बाद उन्होंने वहाँ का जो वो ब्रांच के जो सीनियर पर्सन थे उनसे मिलवाया। तो फिर उनसे मैंने बात की। हम लोग बोले कि यहाँ पे हम लोग इसके लिए आए कि हम लोगों को ये पॉलिसी कैंसिल करना है, ये पूरा टोटली मिस सेलिंग हुआ है, मुझे नहीं चाहिए था पॉलिसी, फिर भी आप लोगों ने दिया और मुझे वो कंटिन्यू नहीं करना है। तो ऐसा कुछ आरबीआई की गाइडलाइन है क्या कि विदाउट इंश्योरेंस आप ये आपका लोन डिसबर्स नहीं हो सकता? नहीं, बोले आरबीआई का कुछ गाइडलाइन नहीं, मगर ये हमारे बैंक का ही रूल है कि विदाउट इंश्योरेंस कवर आपको हाउसिंग लोन डिस्बर्स नहीं हो सकता। मगर फिर भी उनका कहना है कि हम लोग आपको बोल रहे हैं सिर्फ एक प्रीमियम भर दो, बाद में उसको छोड़ दो। और ये मैं आगे का प्रीमियम भरता नहीं हूँ और ये पॉलिसी बंद हो जाएगी तो मेरा होम लोन का क्या होगा? फिर उनका यानी वो बोले नहीं ऐसा नहीं कुछ होगा, वो गारंटी हमारी है, हम लोग बोल रहे हैं आपको कि आप सिर्फ एक प्रीमियम भर दो, बाद में छोड़ दो। अब बैंक आरएम्स कभी भी किसी भी प्रोडक्ट पे गारंटी ये टर्म यूज़ कर प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि प्लीज़ अंडरस्टैंड यूलिप जो प्रोडक्ट है वो मार्केट लिंक्ड है। आपका एक्चुअल रिटर्न डिपेंड करेगा आप कितने सालों तक उस प्रोडक्ट को होल्ड कर रहे हो, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है उस सिचुएशन में, और आपके फंड मैनेजर ने क्या रोल प्ले किया है स्टॉक सिलेक्शन में। आज आप कैसे डिटरमाइन कर पाओगे कि आज से 5 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा? दिस इज़ रैम्पेंट मिड सेलिंग, ऐसा अलाउड ही नहीं है। आप गारंटी एज अ वर्ड यूज़ नहीं कर सकते किसी भी मार्केट लिंक प्रोडक्ट को बेचने के पहले। होम लोन को कवर करना है तो एंटायर पीरियड के लिए होना चाहिए ना, अदरवाइज फिर इंश्योरेंस लेके मतलब क्या है? फिर ये आपका इंटेंशन वही था कि आपको मुझे सिर्फ पॉलिसी बेचनी थी, यानी टोटली मिस सेलिंग हो गया। तो मैंने वाइफ को हम लोग जब डिस्कस करने गए तो मैंने उसको पूछा, ये हम लोग 4 घंटे यहाँ पे बैठे हैं, ये पैसा यानी जो हमने जो पॉलिसी ली है पैसा पूरा लॉस हो गया है, तो उसको भूल जाना चाहिए। The persistency ratio on insurance products is so low. In fact, that is the logical, unbiased measure of how bad these products are. People are not sticking by them. The 5-year persistency ratio on life insurance policies, if I remember correctly, is at that less than 50% mark. So, majority people are not even sticking with these policies, despite all of the efforts to keep them there. To an extent where they're willing to surrender, pay charges, huge charges, but they just want to get out. After evaluating the annual reports of the top 10 life insurance companies, 49% of life insurance policies on average don't last beyond the 61st month of issuance. A low persistency ratio means customers either couldn't keep up with payments or were sold a poor product which they realize later. On average, 20% of such policies don't even survive the first year. That's the 13th month drop-off. A red flag for mis-selling. In such cases, people may not get anything from the first year premium they paid. That is, they lose 100% of their investment. Even more alarming, a large chunk of insurer payouts goes to policy surrenders, withdrawals, discontinuances, and lapses. Customers hardly get paid anything in these cases. Even then, in FY24, a huge 43.3% of total benefits paid from the top 10 insurers went towards these early exits. Low persistency ratio combined with the high SWDL ratio indicate how investors in life insurance policy may be facing a huge wealth destruction. Satish then returned to the financial advisory firm with an update. The bank was refusing to disperse his loan unless he purchased the ULIP. तो ये फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर नहीं होते मेरा तो पैसा पूरा डूब जाता था। उनके जो कुछ जो इंश्योरेंस कंपनी के रिलेटेड जो कुछ सोर्सेज थे, फिर उनसे बात की उन्होंने, शायद वो बैंक मैनेजर से बात की, वो इंश्योरेंस कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव थे, और
उसी दिन उन्होंने फिर कैंसिल करवाई पॉलिसी।